शाला विद प्रिया। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ना क्लास 11 का कोशिश करें चलेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ इसमें जो लिखा है सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सी चीज़ें तो आपको पता होंगी। तो हम डायरेक्टली शुरू करने वाले हैं कि व्हाट इज़ लिविंग। आखिर ये जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, कि आपने ना अपने अगल बगल देखा होगा कितने अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, डेजर्ट है, हॉट स्प्रिंग है, जो आपको ना कहीं आप सोच नहीं पाते यार इतना सब कुछ हमारे अगल बगल है कि ये सब चीज़ें कैसे आई, कैसे बनी। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्या करती है, फैसिनेट करती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि लिविंग आखिर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ लिविंग। जब हम कोशिश करते हैं कि हम डिफ़ाइन करें कि लिविंग क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, हम वो कैरेक्टरिस्टिक देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या विशेषता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है। ठीक है, जैसे कि आपका ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन है, या फिर आप इन्वायरमेंट को सेंस कर पाते हैं, आप जो सूटेबल रिस्पॉन्स आपके दिमाग में आता है इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर। ठीक है, ये सब क्या है, ये जो है ये आपकी खासियत है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, जो कोई दूसरा जो है कोई इसमें ऐड कर सकता है कि जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, खुद से मल्टीप्लाई करने की, रेप्लिकेट करने की जो काबिलियत है वो हो गई, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट करना एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। ठीक है, अब हम धीरे धीरे ना एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो होते हैं। ठीक है, तो अब ग्रो का मतलब क्या होता है, हम ग्रो को ना दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि या तो मास बढ़ रहा हो, या तो नंबर जो है इंडिविजुअल का वो बढ़ रहा हो, और ये दोनों जो है ये आपके ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं। ट्विन मतलब क्या होता है, जो एक जैसे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो आपका सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, ये जो ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से, ये आपकी कंटिन्यूसली उनके पूरे लाइफ स्पैन में चलती रहती है। वैसे एनिमल्स में आपने देखा होगा कि ग्रोथ जो है वो एक एज तक ही होती है। हालांकि सेल डिवीजन जो है अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। अब जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब जो सिंगल सेल से बने होंगे, वो आपके सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। तो कोई भी है वो इजीली ऑब्जर्व कर सकता है इन सब चीज़ों को विट्रो कल्चर्स में, बाय सिंपली जो नंबर है सेल्स के उनको काउंट करके माइक्रोस्कोप में इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में। अब जो मेजॉरिटी में जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं ना, जैसे एनिमल्स हैं, उनमें क्या होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे बॉडी मास जो बढ़ता है उसको हम बोलते हैं कि ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ हो रही है। अब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहीं ना कहीं वो भी तो ग्रो कर सकते हैं जब उनका बॉडी मास अगर बढ़ेगा। जैसे कि अब माउंटेन हैं, बॉल्डर्स हैं, सैंड माउंट्स हैं, ये ग्रो करते हैं। कैसे, हमने बोला कि मास बढ़ रहा है, तो अब जैसे कि कोई चीज़ है उसके ऊपर डस्ट इकट्ठा हो जाए या कुछ हो जाए तो उसका मास बढ़ेगा, तो ऐसे तो ये इनमें भी ग्रोथ हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि हालांकि इस तरीके की जो ग्रोथ नॉन लिविंग के द्वारा आपकी एग्जिबिट की जाती है ना, वो किसकी वजह से होता है, जब मटेरियल का सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ का इकट्ठा होना। तो अब जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ग्रोथ जो है ना अंदर से होनी चाहिए। हालांकि हम यहाँ पे ग्रोथ को ना एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, कैन नॉट बी टेकन। मतलब अब जब ना आप किसी चीज़ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तौर पे ले रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ निश्चित करनी होगी कि उसके एक्सेप्शंस ना हो। मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है, ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट कि ये जो है इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आपका रिप्रोडक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब खूबी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप उसे ना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते कि वो डिफाइन कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, अब जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें कि प्रोजेनी का प्रोडक्शन होता है, जो कि बिल्कुल उनके अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। ठीक है, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। वो ऑर्गेनिज्म जो ए सेक्शुअल मीन्स से बनते हैं, जैसे फंजाई है, मल्टीप्लाई करता है, फिर वो ईजिली स्प्रेड हो जाता है ड्यू टू मिलियंस ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही लोअर ऑर्गेनिजम्स में आपका ईस्ट है, हाइड्रा है। हमने देखा होगा बर्डिंग, आपने देखा होगा है ना। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, प्लेनेरिया जैसे प्लेटफॉर्म है आपका, आपने ऑब्जर्व किया होगा ट्रू रीजनरेशन। अब
रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ना कोई पार्ट अगर लॉस्ट हो गया है तो वो आपको दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जो फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी हो गया, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई होते हैं। दैट मीन्स कि जैसे आपका कोई स्पायरोगायरा है, फ्रेगमेंट है, यहाँ से टूटा तो ये 2 सेपरेट बन गए, फिर ये दोनों आपके आगे चल के डिवाइड करेंगे तो ये 2 अलग अलग बनते चले जाएंगे, तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब जो फंजाई है तो फिलामेंटस एल्गी, ये सब हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, तो यूनिसेलुलर एल्गी है, अमीबा है, रिप्रोडक्शन इनमें जो होती है सिनोनिमस टू ग्रोथ। सिनोनिमस मतलब क्या होता है, आपने सिनोनियम सुना होगा, जो सेम होते हैं, तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन को ही ग्रोथ के एक तरीके से समांतर माना जाता है इनमें। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है ग्रोथ को एज इक्विवेलेंट टू कि ग्रोथ में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं सेल का नंबर ही बढ़ता है, मास बढ़ता है। यहाँ पर भी हैंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस यूसेज ऑफ 2 टर्म्स, जो आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है। फर्दर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे आपने म्यूल्स के बारे में सुना होगा, खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल जो ह्यूमन कपल्स होते हैं। तो रिप्रोडक्शन को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी, हाँ ये चीज़ है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे लिविंग भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो दैट डजंट मीन कि वो लिविंग नहीं है ना। अब इसके बाद हमने जो एक प्रॉपर्टी सोची थी कैरेक्टरिस्टिक, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके केमिकल से बने होते हैं, जैसा कि आप सबको भी पता होगा। और ये केमिकल्स जो हैं स्मॉल, बिग, ये आपके अलग अलग क्लासेस से, साइज, फंक्शंस इनके अलग अलग होते हैं, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। ये जो कन्वर्जन्स होता है आर केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे वो आपका यूनिसेलर हो, चाहे वो आपका मल्टीसेलर हो, अब जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फंजाई है, माइक्रोब्स है, ये सब आपका मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, आपकी बॉडी में ना बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है, तो उनका जो टोटल सम होता है ना, वही आपका क्या होता है, वो आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट नहीं कर सकता, और मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो आपके कैन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। एक सेल फ्री सिस्टम है, हम इसको बाहर भी डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर सकते हैं, इज़ नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। इसीलिए जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको हम एक डिफाइनिंग फीचर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग, लेकिन हाँ श्योरली लिविंग रिएक्शंस तो है, मतलब बॉडी के बाहर हो सकता है ये, बट इसको हम एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फिर फीचर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी आपके लिविंग, नॉन लिविंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो आपके मेटाबॉलिज्म जो है उसको एग्जिबिट करते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या ले रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर के तौर पे ले रहे हैं। परहैप द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनकी एबिलिटी होती है कि उनमें ना ऐसी काबिलियत होती है कि वो इन्वायरमेंट को या फिर अपनी सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं, और जितने भी अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंटल स्टिमुली है, चाहे वो फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, उनके प्रति वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट, हम अपने सेंसेस ऑर्गन के थ्रू ना, हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट होता है, प्लांट जो है वो लाइट के प्रति रिस्पॉन्ड करता है, पानी के प्रति, टेम्परेचर के प्रति, अदर ऑर्गेनिज्म या पॉल्यूटेंट के प्रति क्या कर सकते हैं, प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं। वैसे ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स से लेकर सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स आपका है ना यूकैरियोट्स, ये भी आपका सेंस कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल क्यूज जो भी चल रहा है उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं ना, जो एक सीज़न आता है तभी वो ब्रीड करते हैं और यंग वंस को, अपने जैसे यंग वंस को पैदा करते हैं, तो वो आपके सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। तो फोटो पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केमिकल्स को हैंडल करते हैं एंटरिंग देयर बॉडी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए वो अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग के प्रति। अब जैसे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, वो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओनली लिखा है, इस चीज़ पे ना थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो ओनली ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को लेके भी अवेयर हैं।
तो उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो अपनी चीज़ों को, अपने आप को लेके अवेयर हैं। तो इसीलिए हम कॉन्शियसनेस को क्या लेते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तौर पे ले सकते हैं। जब ये ह्यूमन बीइंग की बात आती है तो इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट। जब हम ना ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है लिविंग स्टेट को डिफ़ाइन करना। हमने जैसे पेशेंट्स को देखा है जो कोमा में होते हैं हॉस्पिटल में, और उनको ना मशीन्स के थ्रू सपोर्ट किया जाता है, उनके हार्ट लंग्स को जो मशीन्स होते हैं वेंटिलेटर वगैरह पे सपोर्ट दिया जाता है। अदरवाइज़ उनका जो ब्रेन है वो डेड हो चुका है, तो एक तरीके से वो है नहीं, बस उन्हें मशीन के थ्रू चलाया जा रहा है। तो पेशेंट की खुद की तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है नहीं, ठीक है। क्या उस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं जो कभी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते, उनको हम लिविंग में रखेंगे या नॉन लिविंग में रखेंगे, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं डिबेट का मुद्दा बन जाता है कि उनको आप लिविंग में रखेंगे कि नॉन लिविंग में रखेंगे। तो हायर क्लासेस में क्या होगा, यू विल कम टू नो कि ये जितने भी लिविंग फिनोमिना हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं, इंटरैक्शंस की वजह से हो रहे हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं टिश्यूज़ का आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन का एक परिणाम है वो, ठीक है। ऐसे ही जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल, लेकिन वो एक रिजल्ट के तौर पे जो इंटरैक्शन हो रहा है उसके रिजल्ट के तौर पे वो आपका अराइज होती है अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट जो कि आपका ऑर्गेनेल बनाते हैं। अब ये जो इंटरैक्शन है रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बेसिकली कहने का क्या मतलब है, आप यहाँ से देखिए तो हम कह क्या सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब वो खुद से रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम होता है जो इतना कैपेबल होता है कि वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड कर सके। अब स्टिमुली क्या होता है, जैसे ना आप मान लो कि एक गर्म चाय का कुछ है, आपने उसको एक बार टच किया तो आप बहुत तेज़ी से हाथ को हटा लेते हैं, तो जो आपने रिस्पॉन्ड किया ना, तो वो एक तरीके से वो चीज़ आपकी स्टिमुली है जिसके प्रति आपने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। तो बायोलॉजी बेसिकली क्या होती है, अर्थ पे इस धरती के ऊपर जो भी लाइफ है उनकी जो स्टोरी है ना वही बायोलॉजी है, ठीक है। तो बायोलॉजी एक तरीके से आपका क्या है, इवोल्यूशन की स्टोरी है कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो भी प्रेजेंट हैं, पास्ट हैं, जो आने वाले हैं, वो एक दूसरे से लिंक हैं, ठीक है। उनमें सेम कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन वो डिग्री वेरी करती है कि कितने कितने डिग्री तक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखिए, अब हमारा टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसमें विभिन्नताएं देखेंगे, कितने अलग अलग तरीके के लोग हैं, कितने अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ है, वैरायटी है। तो अगर आप अपने अगल बगल देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, चाहे वो आपके प्लांट्स हों, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे कोई भी हो। बहुत सारे आपके सेवरल ऑर्गेनिज्म हैं जो आप अपनी ना खुली आँखों से नहीं देख सकते। खुली आँखें यहाँ पे इन द सेंस कि वो इतने छोटे हैं कि आप ना नॉर्मल नहीं देख सकते उनको, या तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे या जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उससे देखेंगे, ठीक है। बट वो आपके अगल बगल हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया, अगर आप एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे ना मैं अगर ऑब्जर्व कर रही हूँ इतने से एरिया में मैं कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जितने मिले अगर मैं इस पूरे एरिया में करूँ उसके मुकाबले आपका इस पूरे एरिया में ज़्यादा होंगे। तो वही बात है कि अगर आप एरिया को बढ़ा देंगे ऑब्जर्वेशन का, तो जो रेंज है, वैरायटी है, जो आप देखेंगे अलग अलग तरीके के जो पेड़ पौधे, जो वेरिएशंस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप किसी घने जंगल में जाते हैं तो यू वुड प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हर तरीके के जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आप देखते हैं वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं जो अभी तक हम जानते हैं और जो डिस्क्राइब की गई हैं वो आपकी 1.7 से 1.8 मिलियन तक हैं, और इनको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखो, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता, कि कितने अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो वी शुड रिमेंबर, यहाँ पे हमें ना याद क्या रखना है कि वी एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ एंड इवन ओल्ड वंस। तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहे हैं, आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं। जैसा कि पहले हमने देखा कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो वी नो दैट कि जो प्लांट और एनिमल हमारे एरिया में, हम उनको ना लोकल नेम से जानते हैं। जैसे ना बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनका अलग नाम कुछ होता है, फिर उसका दूसरी जगह जाओगे तो उसका नाम वेरी करता है ना। तो ऐसे ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर मुझे जैसे किसी मैंगो ट्री की बात करनी है, आपके वहाँ उसको कुछ और बोला जाता हो, तो हम कैसे कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। जैसे भाषा का फ़र्क होता है ना, वैसे ही लोकल नेम्स होते हैं। तो यहाँ पे ना एक ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक ऐसा नाम रखना है जिससे दुनिया उसको जाने, ठीक है। अगर मैं वो साइंटिफिक नाम बोलूँ ना
तो आप पहचान जाए कि अरे आप उसकी बात कर रहे हो। जैसे आपका एक नाम होता है, घर के इतने सारे नाम होते हैं, वैसे आपका एक नाम रखा होता है जो ऑफिशियल होता है, जो हर डॉक्यूमेंट पे होता है, जिससे आपको दुनिया जानती है। तो नॉमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम नामकरण करते हैं, ठीक है, हम नाम देने की कोशिश करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर जो होता है वो आपका नेमिंग होता है बेसिकली, जो पॉसिबल है व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज, जब हम उसे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, जब हम जानेंगे कि कौन सा नाम इससे जुड़ सकता है। तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे तब तो आप नाम रखेंगे ना। तो इसीलिए इस स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत सारे प्रोसीजर बनाए हैं ताकि हम साइंटिफिक नेम दे पाएँ हर ऑर्गेनिज्म को। और ये ना बायोलॉजिस्ट के द्वारा पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम जो है वो आपका कौन एग्री जो प्रिंसिपल हैं, जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो बनाया गया है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा। ये रखेंगे प्लांट्स के नाम, इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ICBN, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ऐसे ही फिर एनिमल का जो है, एनिमल के नेम्स कौन रखेंगे, वो रखेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना वो इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन हो ना। और डिस्क्रिप्शन जो है, एनी ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द पीपल, जिससे लोग जो हैं उसको सेम नाम पे पहुंच पाएँ। दे ऑल्सो इंश्योर दैट कि इस तरीके का नाम जो है वो और किसी दूसरे के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक होता है ना यूनिक नाम होना चाहिए। अब बायोलॉजिस्ट जो है फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, साइंटिफिक नेम देने के लिए वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। हर नाम के 2 कंपोनेंट होंगे, जैसे आपका एक सरनेम होता है पीछे और एक ओरिजिनल नाम है, फिर पीछे सरनेम होता है। तो ऐसे इनके 2 कंपोनेंट हो गए, एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये जो सिस्टम होता है ना जिसमें हम नाम प्रोवाइड करते हैं, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, उसको बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल मतलब क्या होता है, बाय मतलब 2, तो 2 कंपोनेंट हैं उसमें, एंड नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। तो ये जो नेमिंग सिस्टम है ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि कार्लस लिनस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और जो ये नेमिंग है, जो 2 वर्ड का फॉर्मेट यूज़ किया गया है, ये आपका बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसलिए इसको यूज़ किया गया। अब देखो यहाँ पे ना मैंगो का ना साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बायोनॉमियल नेम है। इस नाम में मेंजीफेरा जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे जो इंडिका है वो उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल रूल हैं जो आपको याद रखने हैं कि बायोलॉजिकल नेम हमेशा लैटिन में लिखे जाते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। जनरली लैटिन में होते हैं और उनको लिखा इटैलिक्स में जाता है, एंड दे आर इटैलिनाइज्ड और डेराइव फ्रॉम लैटिन, इसका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। अब जो पहला वर्ड होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वर्ड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही वर्ड जो हैं जब आप हाथों से लिखेंगे ना तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि एक अंडरलाइन नहीं, सेपरेटली। जैसे यहाँ पे मेंजीफेरा इंडिका लिखा है, इन्होंने तो खैर प्रॉपरली उसमें लिख दिया, लेकिन अगर आप हाथ से लिखेंगे तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। पहला वर्ड जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका जो पहला वर्ड होगा ना वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए, एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से होना चाहिए। तो ये आपका एग्जाम्पल है मेंजीफेरा इंडिका, इसमें M कैपिटल है, I आपका स्मॉल है, ठीक है। अब जो नेम है ना ऑथर का अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, मतलब एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, ऐसे करके ना एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे लिनस ने अगर ढूंढा तो उसमें लिन लिखा हुआ है उनके नाम का, तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो स्पीशीज़ है इसको पहली बार लिनस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। सिंस ये नियरली इम्पॉसिबल है टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि आप सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाएँ, इतना तो भाई इम्पॉसिबल है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी क्या होता है कि हम कुछ तरीका बनाएं जिससे ये पॉसिबल हो पाए, और उसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ना किसी को भी ना कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांट देते हैं। जैसे ना हमने कुछ ऑब्जर्व किया और उस बेसिस पे हम उसको बांट देते हैं। देखो जैसे ना हम क्या करते हैं, आपको ना जैसे आप लाइब्रेरी में हैं और यहाँ पे ना बुक्स के शेल्फ्स बना रखे होते हैं, तो यहाँ पे ना जैसे कि मैं बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ना यहाँ पे एक बुक शेल्फ है, ठीक है, आप लाइब्रेरी में हैं, यहाँ पे ना सारी बायो से रिलेटेड किताबें हैं और यहाँ पे सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड किताबें हैं। तो आप क्या करते हैं, जितने भी केमिस्ट्री के अलग अलग ऑथर की हैं, अलग अलग उनके, आप यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, बायो वाली एंड केमिस्ट्री वाली यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। आप ये क्यों करते हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं ना आप, ताकि आपको जब ढूंढना हो तो आप इस केमिस्ट्री सेक्शन में ना जाएं, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप सीधे बायोलॉजी सेक्शन में आएंगे कि आपको बायो की बुक ढूंढनी है एंड आप ले लेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें हम किसी को ग्रुप करते हैं ताकि हम उसे ईजिली, जो हमने करेक्टर्स देखे उसके बेसिस पे हम उसे कर देंगे,
ताकि हमारे लिए आसानी हो। जैसे कि यहाँ पे है वी ईजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डॉग, कैट, इंसेक्ट, ये सब हैं। द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दीज टर्म, तो हम जो सर्टेन कैरेक्टर्स होते हैं उसके उस ग्रुप के साथ उसको एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे आप जब डॉग के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में डॉगी की इमेज आएगी ना, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये जो है ना, नाउ इफ़ वी वर टू थिंक एल्स्टियंस, तो वी नो दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट, ये भी एक तरीके के डॉग ही होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली सपोज हम कह रहे हैं मैमल, तो आपके उसमें क्या आएंगे, उनके करेक्टर्स आएंगे कि उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, उनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब हम सीधे मेन चीज़ पे आते हैं, तो ये कन्वीनियंस के लिए किया गया है, ठीक है। तो जो साइंटिफिक टर्म यूज़ की जाती है ना कैटेगरीज के लिए, वो टेक्सा कहलाती है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट कि टेक्सा जो है वो कैटेगरी अलग अलग लेवल पे इंडिकेट करता है। जैसे प्लांट्स हैं, ये भी एक टेक्सा बनाते हैं, वीट जो है ये भी एक टेक्सा है, तो टेक्सा एक तरीके से कैटेगरी है। सिमिलरली जो एनिमल्स, डॉग्स, कैट, ये सब टेक्सा हैं, बट यू नो कि डॉग जो है इज़ अ मैमल एंड मैमल जो है वो एनिमल्स हैं, इसीलिए जो एनिमल्स हैं, मैमल्स और डॉग, ये टेक्सा को अलग अलग लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम अलग अलग टेक्सा में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। टेक्सा में जो बांटते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है अलॉन्ग विद, जैसे सेल हो गया, या फिर आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इन सब का यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे अब कोई आपसे पूछे ना कि टेक्सोनॉमी का बेसिक क्या है, टेक्सोनॉमी है क्या, टेक्सोनॉमी क्या है, प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, तो उसके कुछ बेसिक्स होंगे ना, उसके कुछ। तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर, ये सब उसके क्या है, टेक्सोनॉमी के बेसिक हैं। टेक्सोनॉमी जो है ना वो कुछ नया नहीं है। देखो जैसे आप ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें ना हमेशा ऐसे इंटरेस्ट जगता रहता है, हमें हमेशा ना एक जिज्ञासा होती रहती है कि हम ना और ज़्यादा जानें ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। इन अर्ली डेज पहले क्या होता था, ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्हें सोर्स पता करने होते थे, नीड टू फाइंड सोर्स फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूजेस पे बेस्ड होती थी, मतलब ना जो हमारे काम की चीज़ हो हम वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम जो है ह्यूमन बीइंग जो है बहुत लंबे समय से नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनकी डाइवर्सिटी, बल्कि वो ना रिलेशनशिप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या रिश्ता रहा है इनके बीच में। तो एक ऐसी ब्रांच है स्टडी की जिसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं, सॉरी सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। तो वर्ड सिस्टमैटिक जो है ये आपका लैटिन वर्ड से आया है, सिस्टमा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो वर्ड ये है सिस्टमैटिक्स है, ये आपका किससे डिराइव हुआ है, तो एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना, ठीक है। तो लिनस ने क्या किया है, सिस्टमा नेचुरा जो है इसको यूज़ किया है एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। जैसे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, जो रिसर्च करते हैं, वो कुछ पब्लिश करते हैं, तो उसी का टाइटल उन्होंने दिया है। तो जो स्कोप है आपका सिस्टमैटिक्स का वॉज लेटर एनलार्ज, इसमें फिर बाद में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि सिस्टमैटिक्स में हम लोग बेसिकली करते क्या है, इवोल्यूशन, मतलब आप समझते हैं कि जैसे पहले देखते थे कि हम ना 4 पैरों पे चलते थे, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो हम अब अपने पैरों पे 2 पैर पे चल रहे हैं, पहले हाथ भी नीचे रख के हम चलते थे, है ना। तो इवोल्यूशन क्या होता है, जो सिस्टमैटिक में ना हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बीच में आखिर क्या रिश्ता रहा है जो सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं। हायरार्की ऑफ स्टेप्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि जब भी आपको ना चीज़ों को क्लासीफाई करना है तो पहली चीज़ तो आपको चीज़ों को पहचानना पड़ेगा, उसकी कैरेक्टर्स का पता लगाना पड़ेगा, तब जाके आप क्लासीफाई करेंगे ना। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ना एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो, और इसमें हर स्टेप जो है वो एक रैंक को या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस कैटेगरी जो होती है वो पार्ट होती है ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, तो इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब जितनी भी कैटेगरी होती है वो साथ में मिलके क्या बनाती है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की।
और हर कैटेगरी जो है वो आपका रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है जिसको हम कॉमनली टेक्सॉन बोल सकते हैं एंड प्लूरल में टेक्सा बोल सकते हैं, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। जैसे यहाँ पे इंसेक्ट है, इंसेक्ट जो है वो आपकी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके ना कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे इनके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इंसेक्ट को हम कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इट मीन्स कि जो इंसेक्ट है आर रिकॉग्निजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एंड वर गिवन अ रैंक या कैटेगरी, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कैटेगरी जो है फर्दर डिनोट रैंक और ईच रैंक और टेक्सा इनफैक्ट वो आपका यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे वो दूसरे से अलग है। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो हैं, जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम जानते हैं उनसे क्या हुआ है, कॉमन कैटेगरीज हमने बनाई हैं कुछ, जैसे आपका किंगडम है, फाइलम है, इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीछे आते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक चीज़ है, सबसे पहले ना इसको जानने से पहले, इसको पढ़ने से पहले एक बार ये टेबल देखिए आप, जिसमें कि आपको टेक्सोनॉमिकल हायरार्की दिखाई गई होगी। हाँ, तो पहले इसको देखिए, ये आपका क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसमें आपको हायरार्कियल अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, स्टेप्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। किंगडम जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे, ऊपर से आप याद कर सकते हैं कि कीप प्लेस क्लीन, ठीक है, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। अदरवाइज आप लिख लीजिएगा, एक्चुअली मुझे मेरे हाथ से लिखना पड़ रहा है तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। तो मैंने आपको बता दिया कि कीप प्लेस क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, और मैं पहले बता रही हूँ ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैंने भी कहीं से देखी है, तो मैं आपको बस बता रही हूँ ताकि आप याद कर सकें। बाद में ऐसा ना हो कि आपने कुछ इधर का उधर किया है, तो मैं तो पहले ही बोल रही हूँ मेरा नहीं है ये, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट उस पर आते हैं। तो देखो अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, आपको क्लासिफिकेशन करना, आप खुद सोचिए, तो आपको पहले पता तो होना चाहिए ना, आप जिसको क्लासीफाई करने जा रहे हैं आपको उसके करेक्टर के बारे में तो पता होना चाहिए। ये हमारी मदद करता है कि हम ना ये पता लगा पाएँ कि इन दो चीज़ों में क्या समानता है, क्या असमानता है, ठीक है, क्या चीज़ नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीशीज़। तो हम नीचे से शुरू करते हैं, जैसे होता है ना कीप प्लेस क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। तो हम स्पीशीज़ से शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो स्पीशीज़